हाय एवरीवन। इस सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है आज। हम इसमें वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द वेक्टर स्पेस? ये हमारे पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए विथ टू ऑपरेशंस। उसके ऊपर दो ऑपरेशंस होने चाहिए। एक वेक्टर एडिशन, सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम ये कहते हैं कि मेरे पास कोई भी सेट अगर मैं वी लेता हूं तो मैं इस पे दो ऑपरेशन डिफाइन करता हूं। नंबर वन, एडिशन। हम कहते हैं कि मैंने वी क्रॉस वी में से एक एलिमेंट पिक करना है और इसे दोबारा वी पे मैप होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको मैं दूं तो मैं रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमने इसकी वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को नहीं देखा। सो मैं कोई कम्प्लेक्स एग्जांपल आपको नहीं देता, तो मैं रियल नंबर्स की बात करता हूं। तो अगर हम रियल नंबर में से दो एलिमेंट्स पिक करते हैं, आप एक 5 ले लेते हो, एक 7 ले लेते हो, तो जब आप उनकी एडिशन करते हैं 5 प्लस 7, आंसर आता है 12। तो क्या 12 भी रियल नंबर है? क्या उसी सेट से बिलोंग करता है जिसमें से आपने दो एलिमेंट लिए और उनको प्लस किया? हम कहेंगे यस। सो हम कहेंगे रियल नंबर्स के ऊपर एडिशन डिफाइन है। यही बात हम इधर करना चाह रहे हैं कि सेट में से आपने एक पेयर उठाना है। वी क्रॉस वी में क्या आते हैं, आप मैट्रिक में पढ़ते हैं कि पेयर्स आते हैं। सो इस तरह यू कॉमा वी ऐसे ऐसे मेरे पास आएगा। और जब मैं उनको दोनों एलिमेंट्स को प्लस कर लूंगा तो जो आंसर है वो दोबारा वी का ही कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि जिसमें से आपने यू और वी को पिक किया है, रिजल्ट भी उसी में ही आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वी आपका जो है उसके ऊपर आपकी एडिशन डिफाइन है। सेकंड सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसे हम आमतौर पर डॉट से शो करवा लेते हैं। हम कहते हैं कि एक एलिमेंट हम लोगों ने फील्ड में से पिक करना है। आप फील्ड को के से शो करवा लो या एफ से करवा लो, आपकी चॉइस है। शाम सीरीज ने इसे के से पूरी बुक में शो करवाया है। तो एक एलिमेंट आपने फील्ड में से लेना है और एक एलिमेंट आपने वेक्टर स्पेस, जिससे आप सेट वी, फिलहाल तो मैं वेक्टर स्पेस नहीं इसे कह रहा, सेट वी जो है इसमें से आपने एक एलिमेंट जो है वो पिक करना है और आपके पास आंसर जो है वो दोबारा वी पे ही मैप करना चाहिए। यानी कि हम ये कहते हैं कि अब देखें, फील्ड जो होती है ना, जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो हमें दो सेट्स चाहिए होते हैं। एक तो हमने जो नॉन एम्प्टी सेट की बात की है जिससे मैंने वी बोला है, और एक मुझे सेट और भी चाहिए होता है जिसे हम के बोल रहे हैं। इसके एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं और इसके एलिमेंट्स को हम लोग स्केलर्स कहते हैं। और हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास जो है आमतौर पर रियल नंबर्स होते हैं, या अगर आप फील्ड कम्प्लेक्स नंबर, आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं उधर आप फील्ड के बारे में पढ़ के आते हैं। तो अगर आप लोग कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो तो फिर हम हमारे जो स्केलर्स होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो हमने एक एलिमेंट अगर इसमें से लेना है और एक एलिमेंट इसमें से लेना है, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो आंसर है वो दोबारा सॉल्व होके दोबारा वी में ही जाना चाहिए। तो हम कहेंगे वी पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है।
मैं आपको इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इन्हें मैं v कह देता हूँ, ठीक है, यानी कि अभी के लिए ये मेरे वेक्टर्स हैं। मैंने बोला था ना v के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे पास 0 एक वेक्टर है, प्लस माइनस 1 वेक्टर है, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। और जो फील्ड है वो मैं रियल नंबर्स की ले लेता हूँ। इसमें हमें पता है सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सो स्केलर्स स्केलर्स जो हैं वो मेरे सारे के सारे रियल नंबर हैं इस वक्त। अब हम ये बात करते हैं कि अगर मैं एक v का एलिमेंट उठाऊं, यानी कि इसमें से मान लो मैं 2 उठा लेता हूं, और एक मैं इसका एलिमेंट उठाऊं, कोई सा भी आप एलिमेंट पिक कर सकते हैं, अपनी चॉइस है आपकी। कोई बच्चा इसमें से एलिमेंट जो है, कोई स्टूडेंट इसमें से आता है और एलिमेंट एक पिक कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल 1/3। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है आपने इनको, इधर से नहीं मल्टीप्लाई को देख रहा, ये तो पेयर को शो कर रहा है ना, एक एलिमेंट यानी कि 2 एलिमेंट लेने हैं, ये इस चीज़ को बता रहा है। तो ये हमारे पास है कि जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, 2 को 1/3 से मैं डॉट ही लिख देता हूं, तो आंसर आएगा 2/3। हम कहते हैं आंसर दोबारा v का आना चाहिए, यानी कि आंसर इसी का आना चाहिए था जो कि नहीं आया। 2/3 आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं होता, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। सो जब इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस भी नहीं हो सकती। हमने जो बाकी एक्सियम्स चेक करने हैं वेक्टर स्पेस के, वो इनके बाद करने हैं। ये दो बातें पूरी होंगी तो हम बाकी के एक्सियम्स को चेक कर सकते हैं, सही है। तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास ये दो एक्सियम्स पूरे हो जाते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हम फिर v को वेक्टर स्पेस बोलेंगे इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड फॉर एनी वेक्टर u v w बिलोंग्स टू v। दो हिस्सों में डिवाइड किया हम लोगों ने एक्सियम्स को। ये एक्सियम्स को आप ऐसा समझे, ये मिनिमम कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस आपके सेट पे होल्ड करेंगी तो हम अपने सेट v, जिसे मैं अभी तक v बोल रहा हूं, उसे मैं वेक्टर स्पेस बोल सकता हूं। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करती तो हम अपने सेट को वेक्टर स्पेस नहीं बोल सकते। पहली कंडीशन, सभी वेक्टर्स हैं u v और w। हम कहते हैं 3 एलिमेंट्स पिक कर लो जिसे आप वेक्टर स्पेस चेक करना चाह रहे हो, उसमें से, यानी कि v में से। आप उनको जैसे मर्जी प्लस करो, जिस तरह की मर्जी ग्रुपिंग करो आप उनकी, चाहे v में w को पहले प्लस कर लो, बाद में u को प्लस करो, या पहले u और v को प्लस कर लो, बाद में w को प्लस करो, आंसर एक जैसा आना चाहिए। देखें इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम इधर ये नहीं कह रहे कि मेरे पास एरोज होने चाहिए, जैसे वेक्टर से लगता है ना वेक्टर होगा एक एरो हो, नहीं। कोई भी सेट, कोई भी सेट आप पिक करो, अगर वो सेट इस एक्सियम को पूरा करेगा तो हम उसे एज ए वेक्टर स्पेस कंसीडर करेंगे। हाँ, अगले एक्सियम्स भी वैसे चेक करने जरूरी हैं, हम आगे भी चलते हैं। तो सिर्फ वेक्टर से मुराद इधर एरोज नहीं है, मैं बाद में इसकी बात करता हूँ सारे एक्सियम्स के बाद। सेकंड एक्सियम क्या है, कहता है कि हमारे पास उस सेट के अंदर, जो भी आपने सेट पिक किया ना v, उसके अंदर जीरो का मौजूद होना जरूरी है। अगर सेट में जीरो नहीं होगा तो हम उसे वेक्टर स्पेस नहीं बोलेंगे। जीरो एक न्यूट्रल एलिमेंट है, जिसमें मर्जी प्लस कर दो फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इस सेट पे जाऊं z पे, तो वैसे तो इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन नहीं है, मुझे इसे चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको जीरो नजर आ रहा है। जीरो को आपको पता है किसी भी एलिमेंट में प्लस करोगे, जीरो किसी पे फर्क नहीं डालता। और इसमें मजे की बात है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, यानी कि आप इसमें से कोई से भी 3 एलिमेंट पिक कर लो और उनको जैसे मर्जी प्लस करो, कोई पहले दो पहले प्लस कर लो तीसरा, तो किसी भी कोई भी दो पहले प्लस करो, तो ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर आपका तीनों एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद सेम आएगा।
उसके बाद हम अगर तीसरे एक्सियम की बात करें तो हम कहते हैं हर यू के लिए देयर एग्जिस्ट नेगेटिव यू। हर वेक्टर का हमारे पास नेगेटिव वेक्टर भी होना चाहिए। इसे हम नेगेटिव ऑफ यू भी कहते हैं, इनवर्स भी समटाइम कहते हैं अंडर एडिशन। और आपने अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ के आए हो तो आपने उधर ये एक्सियम्स डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो देखें, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसी में आप एक दफा अगर देखें ना, तो एक एक वेक्टर अगर मैं इसमें से टू की बात करता हूं, तो हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव भी होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव टू भी इसी सेट में होना चाहिए। देखें, है भी, हर किसी का नेगेटिव भी मिलता है। सो ये थर्ड कंडीशन को भी पूरा करते हैं जी जो है टू। और कहता है कि जब उनको प्लस करो ना आप आपस में, अब देखिए इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम ये नहीं कहते कि भाई सिर्फ एक एलिमेंट का नेगेटिव, हम कहते हैं हर एक के पास अपना अपना नेगेटिव होना चाहिए। टू के पास अपना नेगेटिव हो, नेगेटिव टू, थ्री के पास नेगेटिव थ्री, फोर के पास नेगेटिव फोर, हर एलिमेंट के पास एक यूनिक नेगेटिव एलिमेंट होता है। टू के पास सिर्फ एक ही है, माइनस टू, टू के पास और कोई नहीं है। माइनस थ्री करने से आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, सो हर एलिमेंट के पास अपना नेगेटिव होना भी चाहिए और होना भी यूनिक चाहिए, हम ये बात करते हैं। उसके बाद हम A4 में कहते हैं u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू। ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। पहले u में v को प्लस कर लो या पहले v में बाद में u को, तो आंसर सेम आता है। देखिए मजे की बात है कि z इसको भी पूरा करता है, इस कंडीशन को भी। सेट ऑफ इंटीजर्स, आप जैसे हम पहले 2+3 कर लो या 3+2, आंसर तो 5 ही आना है। तो ये 5 कंडीशंस, आपकी जो पहली 4 कंडीशंस हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर्स ने पूरी की हैं। लेकिन हम मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही क्लोज नहीं है। मैंने फील्ड में से एक एलिमेंट लिया, एक जेड में से लिया, प्रोडक्ट दोबारा जेड में नहीं गई, तो मैं उसे वेक्टर स्पेस नहीं कह सकता, बेशक वो कंडीशंस को पूरा करता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाली कंडीशन k इंटू यू प्लस वी, कहते हैं अगर आप दो वेक्टर लेते हैं और एक स्केलर लेते हैं, तो पहले वेक्टर को प्लस कर लो और स्केलर से बाद में मल्टीप्लाई करो, या पहले दोनों वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस करो, आंसर सेम आना चाहिए। ये एक्सियम जो ना M1 जो है, ये दोनों एक्सियम्स को जोड़ता है। देखें, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, दोनों स्ट्रक्चर इसमें आ जाते हैं। तो बेसिकली वेक्टर स्पेस जो है दो स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। एक स्ट्रक्चर इसका जो है ना वो अंडर एडिशन है, एक स्ट्रक्चर इसका अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सियम है ये वाला कि ये इसमें एडिशन भी यूज हो रही है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रही है। हम कहते हैं पहले दो वेक्टर को प्लस करके बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या पहले दोनों वेक्टर्स को लहदा स्केलर से मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस करो, आंसर सेम आना चाहिए। सो ये M1 कहलाती है, क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। इसी तरह a प्लस बी यू भी सेम ऐसे ही है। इसमें a और b दो स्केलर्स हैं, एक वेक्टर है, बस इतना फर्क है। इसमें दो वेक्टर और एक स्केलर था, ये उसने मेंशन भी किया है कि a और b जो है आप फील्ड में से पिक कर रहे हो। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स की फील्ड है तो a और b हम इन जनरल कह सकते हैं कि रियल नंबर्स हैं। अच्छा, ए बी इंटू यू, ए इक्वल होना चाहिए a इंटू बी यू फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू k। ठीक है, सो दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें या पहले स्केलर, तो इससे भी हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे यूज भी करेंगे बहुत ज्यादा थ्योरम्स में। वन यू इक्वल टू यू, जब आप किसी भी वेक्टर को वन से मल्टीप्लाई करो तो आंसर यू आना चाहिए। ये बहुत सारे नॉन ट्रिवियल केसेस से बचाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसे आगे चल के काफी डिस्कस करेंगे। वन इधर जो है ना ये हम फील्ड में से ले रहे हैं, ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ इधर यू वेक्टर है आपका। सम टाइम होता है कि वन हो सकता है वेक्टर में मौजूद ही ना हो। बहरहाल आगे चल के हम मज़ीद इसको जो डिस्कस करेंगे इस वन के बारे में भी। जो मैंने ये बात किया कि हो सकता है ये वेक्टर स्पेस में मौजूद ही ना हो, तो इसका क्या मतलब है, इसे अभी फ़िलहाल आप नज़रअंदाज करें। ये कुछ समरीज़ उसने कुछ लिखी हैं लाइन्स, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो हम एक बात करते हैं, हम कहते हैं जब ग्रुपिंग मैटर ही नहीं करती, हमने ऊपर बात की है ना कि जैसी मर्जी ग्रुपिंग करो आंसर सेम आता है, तो कहता है फिर ग्रुपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है।
हम इसी तरह से v1 प्लस v2 एंड सो ऑन vm वेक्टर्स को ऐसे ही लिख सकते हैं पैरेंथेसिस के बगैर ही। तो इसी तरह जीरो वेक्टर कहता है यूनिक होता है, नेगेटिव इन्वर्स हर किसी वेक्टर का इन्वर्स भी यूनिक होता है, ये मैंने ऊपर बात की है। ग्रुप में भी आप और कैंसिलेशन ला होल्ड करता है, आप w को w से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड पे आपको नजर आ रहा है इक्वालिटी की बिकॉज ऑफ इन्वर्स। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 को अभी हम स्किप करके पहले एग्जांपल्स पे आते हैं, एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर स्पेस। हमारे पास सबसे पहली वेक्टर स्पेस जो है वो है k रेज़ पावर n। ठीक है, किसी भी फील्ड की n पावर n टप्पल अगर लिए जाएं तो हम इसमें किस तरह के एलिमेंट्स कहते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास कोई भी आर्बिट्री फील्ड है तो n टप्पल्स अगर लिए जाएं तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं ओवर k। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, n टप्पल्स की फॉर्म में, a1 से लेके an तक, b1 से लेके bn तक। तो मैं इन जनरल अगर बात करूँ ना, इसमें पता नहीं इसने इन जनरल अभी इसने बात नहीं की, तो इन जनरल इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इधर फिलहाल बात करता हूँ आर क्यूब की। ठीक है, क्योंकि आर आपको पता है आर इज अ फील्ड। ठीक है, इससे आप बड़ा यूज टू हो जाओगे, तो अभी के लिए आप इसे माइंड में बैठा लो कि मैंने फील्ड अपने पूरे कोर्स में हम 99% आर को ही पिक करेंगे, यानी कि स्केलर हम लोगों ने रियल नंबर में से ही पिक कर रहे हैं। अब आर क्यूब बिल्कुल वही चीज़ है ना, उसने कहा था के की पावर के एन। ठीक है, टप्पल जिसे बोलते हैं, तो आर ये एन की जगह पे 3 आ गया और के की जगह पे आर आ गया। तो कहता है इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, A1 A2 A3 टाइप के। चूंकि मैं हमने बात की है आर क्यूब इज अ, हम कहते हैं ये वेक्टर स्पेस होती है, वेक्टर स्पेस होती है ओवर आर, यानी कि स्केलर आपने किधर से लेने हैं, रियल नंबर में से लेने हैं। और हमारे पास इधर जो A1 A2 A3 ये तीनों जो हैं ये हम लोग रियल नंबर में से ले रहे हैं। A1 भी रियल नंबर में से है, A2 भी रियल नंबर में से है, A3 भी रियल नंबर में से है। इसमें से 3 एलिमेंट्स लेते हैं और उनका एक ऐसे करके टप्पल बनाते हैं, तो वो एलिमेंट आर क्यूब का बन जाता है। ये वेक्टर स्पेस के सभी एक्सियम को पूरा करता है। देखें कैसे, अगर हम बात करें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस पर डिफाइन है ऑलरेडी। अगर आप दो एलिमेंट्स लेते हो ना, A1 A2 और A3, आप इसमें प्लस करते हो कोई और एलिमेंट B1 B2 B3, इस तरह 3 टपल्स वाला, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में फर्स्ट वाले एलिमेंट को प्लस किया जाता है, सेकंड वाले में सेकंड वाले को प्लस किया जाता है, और थर्ड वाले एलिमेंट में थर्ड वाले एलिमेंट को प्लस किया जाता है। इस तरह से जब भी आप दो एलिमेंट आर क्यूब के पिक करोगे, तो उनको जब आप इस रूल के मुताबिक प्लस करोगे जो मैंने आपको अभी बताया है, तो आपका जो आंसर है वो दोबारा आर क्यूब का ही एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, उसकी लेंथ 3 होगी और वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, 3 रियल नंबर्स ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह से अगर आप कोई रियल नंबर में से स्केलर उठा लेते हो, कोई भी कांस्टेंट, और उसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल अल्फा एक आप पिक कर लेते हो रियल नंबर्स फील्ड में से, और आप अल्फा को इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे A1 A2 A3, तो ये चूंकि रियल नंबर्स हैं तीनों, फिर अब आप अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी रियल नंबर, अल्फा भी आपने उसी में से लिया है, तो आंसर एक रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर आएगा इसी टाइप का। तो यानी कि आंसर दोबारा आपके पास आर क्यूब का ही आएगा। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन है, किस तरह से हर स्केलर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, पहले एलिमेंट के साथ भी, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी। सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हम इस पे पहले से डिफाइन करके देते हैं। अब अगर मैं एक्सियम्स चेक करने की बात करूं तो आप इजीली जान सकते हैं कि अगर आप 2 3 7 में प्लस करना चाहते हो किसी को भी 5 7 9 को, तो आप बेशक इसमें इसको प्लस करो, इसको पहले लिखो इसे बाद में लिखो, या इससे पहले लिखो इसे बाद में लिखो, आंसर सेम आएगा। इसी तरह से अगर आप 3 एलिमेंट्स आर क्यूब के ले लेते हो कोई से भी, जैसे 1 मैं सिंपल से एलिमेंट्स लेता हूँ 2 0 1 5 9 4, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आप इनमें से बेशक इन दो को पहले प्लस करें और बाद में इसको प्लस करें, या इन दो को पहले प्लस कर लें बाद में इसे प्लस करें, आंसर सेम आएगा, यानी कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा।
इसी तरह से हम सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आर क्यूब के अंदर आपको एक एलिमेंट मिलता है 0 0 0। देखें, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और है भी थ्री ट्रिपल्स की फॉर्म में। इसका मतलब है ये इसका ही एलिमेंट है। अब ये इसका एलिमेंट हमने मान लिया। अब इसको जिसमें मर्जी प्लस कर दो, ये किसी पे फर्क नहीं डालेगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं इन्वर्स की बात करूं, तो कोई भी अगर आप एलिमेंट पिक लेते हो, जैसे आप 2 3 और 7 लेते हो, तो इसका इन्वर्स कौन होगा? अगर मैं -2 -3 और -7 की बात करूं, ठीक है। अब बात ये है, पहली बात तो ये है कि क्या ये आर क्यूब का एलिमेंट होगा भी? हाँ भाई होगा, क्योंकि हमने लेने हैं 3 रियल नंबर्स। तो -2 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है, -7 भी रियल नंबर है। तीनों रियल नंबर है और है भी टपल्स की फॉर्म में, थ्री टपल्स। इसका मतलब है ये डेफिनेटली आर क्यूब का ही एलिमेंट है। और ये इसका इन्वर्स भी है। क्यों? जब आप इनको करोगे ना ऐड, तो आंसर आएगा 0 0 0। इसमें इसमें प्लस होना है, सेकंड वाले ने सेकंड, थर्ड वाले ने थर्ड वाले में। इसका मतलब है आइडेंटिटी, हर एलिमेंट का आपको इन्वर्स भी मिलेगा। जो भी एलिमेंट आप लोगे उनके साइन चेंज कर दोगे बस, तो वो इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है। और ये बात मैंने आपको बता दिया कि साइन चेंज अगर करोगे भी, तो रहने तो वो रियल नंबर्स ही हैं, इसलिए वो एलिमेंट साइन चेंज करने के बाद स्टिल आर क्यूब का ही एक एलिमेंट रहेगा। देखिए, बात ये नहीं होती कि ये इसका इन्वर्स है तो ये ठीक है। बात ये होती है क्या वो सेट में भी मौजूद है कि नहीं। देखिए ना, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन, तो या सेट ऑफ इंटीजर्स की नहीं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो बात है कि हमें पता है कि -3 का इन्वर्स कौन होता है? -3। हम जानते हैं कि इन दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आ जाता है, तो 3। लेकिन बात यह कि क्या -3 सेट में मौजूद है? भाई नहीं है। तो हम कहेंगे 3 का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के अंदर। बात सिर्फ प्राइम इनवर्स साइन चेंज कर देने की नहीं है, बात उसकी एग्जिस्टेंस की है कि वो सेट में है भी कि नहीं। तो पहले हमने ये बात देखनी है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट आर क्यूब का लेता हूं, तो उसके साथ अगर नेगेटिव साइन लगा दूं, तो क्या वो आर क्यूब के अंदर होगा कि भी नहीं होगा? तो भाई होगा, क्योंकि रियल नंबर जब भी मैं लूंगा तो उनके साथ नेगेटिव साइन लगा देने से एक तो वो स्टिल रियल नंबर्स ही रहते हैं, और नेगेटिव साइन लगाने से उनकी तादाद भी 3 ही रहती है। तो वो आर क्यूब का ही एलिमेंट रहता है, इसलिए वो उसका इन्वर्स भी कहलाता है और वो सेट में उसकी एग्जिस्टेंस भी होती है। सो इन हमने सारे एक्सियम। अब हम आते हैं M1 से M4 तक, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हैं। देखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर देख तो ली थी, डिफाइन तो है ही, इसलिए मैं एक्सियम्स चेक कर सकता हूँ। देखें, आप जब भी आर क्यूब का कोई एलिमेंट लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 लेते हो, और जब भी आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे और एक और वेक्टर लेते हैं, इसे भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आंसर आएगा इनको, और जब आप दोनों वेक्टर्स को पहले प्लस करके, ठीक है, दो वेक्टर लिए हैं और आपने दोनों को सेम स्केलर सेम रखना होता है ना। पहले पहले दोनों दो डिफरेंट एक्सियम है। एक है k × u + v इक्वल टू KU + KB वाला एक्सियम की मैं अगर बात करूं, तो एक ही स्केलर आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, तो दो वेक्टर लिए और दोनों से आप 2 को अलग-अलग मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, या आप उनको पहले प्लस कर लो और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि आर क्यूब इन सभी एक्सियम्स को पूरा करता है जो हमने मेंशन किए थे। अच्छा, अब अगर हम आगे चल के बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो अगर मैं देखें कोई सी भी पॉलिनोमियल्स ले लूं डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, तो वो वेक्टर स्पेस बनाती है। वो इन सभी कंडीशंस को पूरा करती हैं जो हमने ऊपर 8 कंडीशंस पढ़ी हैं। इसलिए मैंने बोला था कि वेक्टर स्पेस सिर्फ वेक्टर्स का नाम नहीं है। वेक्टर स्पेस में हम हर उस सेट को वेक्टर स्पेस बोलेंगे जो मेरी इन 8 कंडीशंस को पूरा करेगा। यही चीज इस सेट को अब्स्ट्रैक्ट बनाती है। मेरा थ्योरम, कोई स्टेटमेंट, कोई कंडीशन जो होल्ड करेगी, वो इन जनरल होल्ड करेगी। ठीक है, वो किसी एक स्पेसिफिक सेट के ऊपर होल्ड
नहीं करेगी। स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें ना हम लोग, तो बड़ा बड़ा इजीली हम इसे चेक कर सकते हैं कि मेरे पास एक सेट है जिसमें पॉलिनोमियल्स हैं। मैं फिल वक्त बात कर लेता हूं, मेरे पास डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 2 की पॉलिनोमियल्स हैं ओवर द फील्ड आर। स्केलर में आर में से ही पिक कर रहा हूं, ठीक है। सो ये वेक्टर्स हैं, ये स्केलर्स हैं। कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? इनफाइनाइट। मेरे पास डिग्री 2 की कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं? हम एक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5। ये जो आपके कॉफिशेंट्स हैं ये हमने स्केलर्स में से लेने होते हैं, आर में से, सॉरी फील्ड में से लेने होते हैं। स्केलर मैंने कह दिया है, स्केलर्स जो हैं ये हम लोगों ने फील्ड में से लेने होते हैं, यानी कि आर में से लेने हैं। तो देखें, मैं एक और पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूं, भाई एक और भी लिख सकते हैं। स्केलर्स लो आप इसमें से कोई भी, अब इसमें इनफाइनाइट स्केलर्स पड़े हैं ना आपके पास, इनफाइनाइट चॉइसेस हैं पॉलिनोमियल्स बनाने की। 3x² माइनस 7/2x प्लस 4/9 समथिंग, ठीक है। तो ये भी इस तरह आप डिग्री 2 की जितनी पॉलिनोमियल चाहो वो बना सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप दो पॉलिनोमियल्स को प्लस करोगे डिग्री 2 की, तो आपके पास एक डिग्री 2 की पॉलिनोमियल ही आएगी। इसका मतलब है कि इस पे एडिशन और प्लस कैसे करना है, एक्स केयर वाले में एक्स केयर वाले को प्लस करना है, एक्स वाले में एक्स वाले को, कांस्टेंट में कांस्टेंट को। और जब भी आप अपने पॉलिनोमियल को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डिग्री 2 की पॉलिनोमियल ही रहनी है स्टिल, यानी कि आंसर दोबारा इसी सेट में ही फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये एक पोलिनोमियल उठा लेते हो 2x² प्लस 7x प्लस 5, और इसमें से एक स्केलर लेते हो 10, इसे मल्टीप्लाई करते हो, तो भाई रहनी तो 2 डिग्री की पोलिनोमियल ही है ना, तो आंसर तो दोबारा इसी इसी में कोई और पोलिनोमियल आ जाएगी, वो डिफरेंट एलिमेंट। सो आंसर इसी सेट में ही फॉल करेगा। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर बात करें तो जीरो पोलिनोमियल जो है ना, 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो स्केलर जो हम ले रहे हैं तीनों रियल नंबर्स में से ही ले रहे हैं। और आपके पास ये डिग्री 2 की ही पोलिनोमियल है, लेस देन और इक्वल टू 2 हम लोग कह रहे हैं ना डिग्रीज की जो है, तो इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगी। ठीक है, हम लेस देन और इक्वल टू 2 कह रहे हैं, हम एग्जैक्ट 2 नहीं कह रहे। शायद किसी के माइंड में ये बात आए कि 0x² तो 0 हो जाएगा, तो ये तो डिग्री 2 की रहनी ही नहीं है। तो भाई डिग्री 2 की नहीं रहनी, डिग्री 2 से लेस तो रहनी है ना, ठीक है, यानी कि इसका आंसर 0 ही आना है। इस पॉलिनोमियल को आप किसी में भी प्लस करोगे ना तो ये किसी पे फर्क नहीं डालेगी, सो ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगी। हर पॉलिनोमियल का इन्वर्स आपको मिलेगा उनके कॉफिशिएंट्स के साइन चेंज कर देने से बस। और कॉफिशिएंट के साइन चेंज करोगे रहने तो वो स्टिल आपके पास रियल नंबर्स ही हैं, सही है, तो वो इसी में फॉल करना है स्टिल उसने। तो इसी तरह आपको हर पॉलिनोमियल का नेगेटिव भी मिल जाएगा। बाकी सारी कंडीशंस भी हम इजीली चेक कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स पे, बहरहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंडीशंस को चेक करना हमारे लिए। बस आप इसे मान लो। अब वो कह रहा है कि सारी चीज़ें, इस सारे एक्सियम्स ये जो है ना इस पे होल्ड करते हैं, तो हम इसे वेक्टर स्पेस मानते हैं। आगे चल के हमने जब बार बार क्वेश्चंस करने हैं लंबे चौड़े और हमने जिक्र करना है, तो उधर हम लोगों ने इसका बार बार हवाला देना है कि हम इस पॉलिनोमियल इस वेक्टर स्पेस की बात कर लेते हैं, इस वेक्टर स्पेस की बात करते हैं। तो अभी आप इन पे एक्सिम्स थोड़े से लेके चलो, चेक करके चलो कि क्या इन पे एक्सिम्स होल्ड करते हैं कि नहीं करते। तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आप खुद से देख लें। तो डेफिनेटली देखें ना, बाकी एग्जाम जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, आप कोई भी दो पोलिनोमियल को प्लस करो पहले और बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में उनको प्लस करो, तो आंसर सेम आएगा। इस तरह से आप सभी एक्सियम्स को बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं। हम चेक ज़रूर करेंगे कुछ ऐसे ऐसे सेट्स के ऊपर जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो ये तो बड़े सिंपल से हैं, इसलिए हमारे पास है भी बेसिक है। उसके बाद है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स अगर आप लेते हो ना m/n के, तो वो भी हमारे पास जो 8 एक्सियम्स हमने ऊपर बताए हैं उन सभी को वो फॉलो करते हैं। सो मैट्रिक्स जो हैं वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं।
उसके बाद है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस जो होते हैं, मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और एफ ऑफ एक्स मेरे पास, मैं सारे के सारे फंक्शन ले लेता हूँ सेट एक्स इंटू के, और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स सेट बनेगा वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, देखें उसने पहले एक सेट एक्स लिया है, नॉन एम्प्टी सेट, और एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शंस बना रहा है सेट एक्स इंटू के। ठीक है, एक्स के एलिमेंट्स को लेके हम के पे जाते हैं, तो उससे हम लोग फंक्शन जनरेट करते हैं। तो एक्स आपका नॉन एम्प्टी है तो एफ ऑफ एक्स भी नॉन एम्प्टी होगा, तो वो वेक्टर स्पेस होगी ओवर के विद रिस्पेक्ट टू। एडिशन कैसे करते हैं, दोनों फंक्शन को लहदा प्लस कर लेते हैं, और इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने फंक्शन को। आइडेंटिटी जो है वो जीरो फंक्शन आपका, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, और हर किसी का नेगेटिव एफ फंक्शन भी होता है। इस तरह से हमारे पास सारे के सारे एक्सियम्स जो हैं वो होल्ड करते हैं, और फंक्शन इसे हम फंक्शन स्पेस, और ये इसके ऊपर हम बल्कि पूरी फंक्शनल पढ़ते हैं आगे आगे चल के सेमेस्टर नंबर 7 में। तो इसे हम खास तौर पे इसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस किया करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही इसे करते हैं। सिर्फ आप वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को सही तरह से देखें, ये हमारी बेस है एक्सियम्स जो हैं, हम इनका बार बार हवाला देंगे इन एक्सियम्स का। और हम थोड़ा सा अब नम पाई की तरफ आते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है नम पाई में, बस मैं आपको आज वेक्टर्स लिखना ही सिखाऊंगा कि नम पाई में हम किस तरह से अपने वेक्टर्स जो हैं वो लिखते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप इधर, अच्छा अब अगर हम नम पाई वाले पार्ट की बात करें लेक्चर नंबर 1 के, तो आप लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। तो आप इधर आओगे, सबसे पहले आप लोग पाइथन इंस्टॉल करोगे। सो python.org, इस वेबसाइट पे आप लोगों ने आ जाना है। इधर से आप डाउनलोड पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लो। विंडोज़ के लिए हैं तो विंडोज़ के लिए कर लें, अगर आप मैक पे हैं तो मैक के लिए डाउनलोड कर लें। फिर हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे पाईचार्म। सो पाईचार्म पे आप लोग आ जाओगे, और पाईचार्म डाउनलोड लिखो या कुछ भी, खाली पाईचार्म ही अगर आप लिखो तो भी चलेगा, वो खुद ही आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा, जेट ब्रेन्स। इस पे आप लोगों ने क्लिक करके तो पाईचार्म को भी डाउनलोड कर लेना है, इस जगह पे क्लिक करके। हम नमपाई का कोड इसी में ही लिखेंगे, इसी आईडीई में। क्लिक करके आपका वो प्रोग्राम फाइल्स वगैरह में इंस्टॉल होगा। अगर आप मैक पे हो तो आपको मैक में इधर पाईचार्म इधर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप इधर फाइल में आओगे, न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है। ये लोकेशन उसने पहले से खुद बना दिया है, यूज़र्स मैकबुक पाईचार्म प्रोजेक्ट्स पाइथन प्रोजेक्ट, और उसके एंड पे आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हो। मैं अभी के लिए इसे वेक्टर स्पेस का नाम दे देता हूँ, वेक्टर स्पेस। बाकी सारा कुछ आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, क्रिएट पे आपने क्लिक करना है, और इसी विंडो में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करो और इन फाइल्स को आप लोग डिलीट कर दें। मेन डॉट पाई के नाम से आपके पास एक फ़ाइल है। फ़िलहाल हम थोड़ा सा कोड आज इसी में लिखते हैं। मेन चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले टर्मिनल में आना है, ये टर्मिनल आपको इधर नज़र आ जाएगा। इधर आपने लिखना है pip इंस्टॉल numpy, जो मैं जिसको यूज़ करना चाहता हूँ, वो आपके प्रोजेक्ट में numpy को इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा टाइम उसने लेना है, उसने पाइथन को इंस्टॉल कर देना है। अब हम अपना कोड इधर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने इंपोर्ट करना है numpy को एज np। देखिए numpy में हम काम करना चाहते हैं पाइथन की इस लाइब्रेरी में, तो उसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इधर यूज़ कर सकूँ। एज के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं उसके फंक्शंस को इस तरह से यूज़ करूँगा, ये वाला नाम देके।
आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके बाद, बेशक अपना नाम लिख दें या कुछ भी लिखें, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो एनपी ही चलता है, तो बेटर है कि आप एनपी ही यूज़ करें। अब अगर आप एक वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो चूंकि हमने बात की आज आर क्यूब की, तो मैं आपको आर क्यूब का एक वेक्टर बना के दिखाता हूं। तो हम अरे से बनाते हैं, ठीक है, एन पी डॉट अरे। आप इस तरह से म, 3 वेक्टर भी ले सकते हो या 3 से ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आप इसे वेक्टर मल्टीपल वेक्टर लेना चाहते हो तो आपने डबल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। अगर आप एक ही वेक्टर लेना चाहते हो, मैं अगर इसे डिलीट कर दूं, तो मैं सिर्फ एक वेक्टर अभी रख रहा हूं 1 2 3। इसी वेक्टर को अगर मैं प्रिंट करूंगा, तो ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट भी हो जाएगा 1 2 3। अगर आप एक और वेक्टर बनाना चाहते हो, एक और लिखना चाहते हो, 2 6 3 6 9 भी, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसे ऐसे रन करेंगे ना, तो ये आपको एरर देगा। आपने क्या करना है, आपने एक और ब्रैकेट लगानी है इसके शुरू में भी और इसके एंड पे भी, क्योंकि इसने हमारे पास एक वेक्टर जनरेट नहीं करना, इसने एक मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए आपको ये मैट्रिक्स में इनक्लोज भी करना पड़ेगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब आपको ये दे देगा प्रिंट। अगर आप एक पॉलिनोमियल की हमने बात की है कि पॉलिनोमियल्स, ये देखिए मैट्रिक्स भी हम लोगों ने बना लिया, आर क्यूब का एक वेक्टर भी पहले हम लोगों ने बना लिया, उसका भी तरीका। अगर पॉलिनोमियल्स बनाना चाहते हो तो पॉलिनोमियल 1D हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग इस तरह से कॉफिशेंट्स दे देते हैं, बस इस तरह से 1 2 3 ऐसे जो कुछ भी आप दे दो, ठीक है, सिंगल ब्रैकेट में, डबल नहीं लगानी है आपने। तो जब आप इसे करोगे तो ये आपको पॉलिनोमियल दे देगा 1x³ + 2x²। इस तरह से हम पॉलिनोमियल वेक्टर भी बना सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने जो थोड़ा सा, बस मैं आपको इंट्रो ही देना चाह रहा था कि आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके देख लें। नमपाई लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लें पीआईपी के साथ, पेज पाईचार्म के अंदर। तो कल से हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, साथ हम एक लेक्चर जो है वो नमपाई, हो सकता है वो सारे का सारा रिलेट ना भी करे आपके लेक्चर के साथ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसको इतना ऐसा होगा कि आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो हम लेक्चर अपना लीनियर अलजब्रा वाला कोर्स पूरा होने तक हम नमपाई को भी 70-80% हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो आप बड़ा इजीली कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नमपाई में भी आप कर सकोगे। आपने स्टैट्स पढ़नी है, कैलकुलस पढ़नी है, तो आपको उनसे भी हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो बेसिक पर्पज़ यही है कि अलजब्रा के साथ साथ आपको कोडिंग भी आनी चाहिए, थोड़ा सा आप उसे अलजब्रा को कोड में भी लिख पाओ। तो चलें, आज के लेक्चर में तो बस ये थोड़ा सा इतना ही है। कल के लेक्चर में हम डिटेल में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।